हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट कैलोरीमेट्री टुडे। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि हम आज मतलब नेक्स्ट डे, मैं तो नेक्स्ट डे बना रहा हूँ, बट अगर तुम रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मेहनती बच्चे तुम। बट मैंने जैसा कि लास्ट टाइम कहा था कि नेक्स्ट जस्ट ही लेक्चर हमारा कैलोरीमेट्री पे होने वाला है, तो हम आज कैलोरीमेट्री पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज हीट और हीट ट्रांसफर कैसे होती है, मतलब हीट को जब मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ने के इसके बारे में वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब हम सॉलिड्स को हीट देते हैं तो क्या होता है, बात समझ ली थी हमने ना। सॉलिड की बात हमने कर ली थी। अब इस चैप्टर में करेंगे लिक्विड्स की बात। तो फिर तुम कहोगे सर पक्का नेक्स्ट चैप्टर आप हमें पढ़ाओगे जिसमें गैसेस की बात होगी, जब गैस को हीट देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका नाम ही मेन तो हमें वही पढ़ना है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। समझ पा रहे हैं हम बात को? हाँ। तो फिलहाल के लिए हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लिक्विड्स के बारे में। जब भी मैं लिक्विड को हीट देता हूं तो क्या होता है, तो ये हमारा गोल आज का। तो गोल स्टार्ट करने से पहले कुछ स्क्वायर बातें कर लें। आई नो बैड जोक बट ठीक है। तो हाँ, लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था लीनियर एक्सपेंशन। आई होप कि उसके हमने क्वेश्चंस काफी सारे कर लिए हों और उसको बिल्कुल पक्का कर लियो। एक चैप्टर करो तो उसको अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर लिया करो, ताकि उसको दोबारा जब भी करें तो एज अ रिवीजन के लिए उठाएं उस चैप्टर को, ठीक है। और दूसरी बात की थोड़ा सा शायद वॉइस अजीब सी आ रही होगी, गला थोड़ा खराब है, बट आई नो यू विल मैनेज इट, ठीक है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले कैलोरीमेट्री हमारे पास क्या होता है। कैलोरीमेट्री सीधा सीधा मतलब होता है स्टडी ऑफ हीट। स्टडी ऑफ हीट, हीट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। एक हमारे पास कैलोरी मीटर होता है, जैसे मैंने यहाँ बनाया भी हुआ। किसको मेजर करेगा? हीट को मेजर करेगा। सबसे पहले जैसी मैं हीट देता हूं किसी भी लिक्विड को, अब मैं सॉलिड की बात नहीं करने वाला इस चैप्टर में, ज्यादा सॉलिड की बात नहीं करूंगा मैं, ज्यादा क्या करूंगा ही नहीं। जब भी मैं हीट देता हूं तो दो काम हो सकते हैं। जब भी मैं किसी सब्सटेंस को हीट देता हूं तो क्या होते हैं, दो काम हो सकते हैं। सबसे पहला, एक तो उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। लास्ट टाइम भी पढ़ा था, सॉलिड पे टेम्परेचर चेंज हो, लेंथ बढ़ घट जाती है, वो पढ़ा हुआ हमने। दूसरा, इस बार लिक्विड्स में एक न्यू चीज होती है जिसका नाम है फेज चेंज। यहां पे एक और चीज हो सकती है जिसे हम कहते हैं फेज चेंज। मतलब यहां पे तुम पानी को हीट देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, एक टाइम क्या आएगा, स्टीम बन जाएगा। तुम मेरे को गुस्सा दिलाते रहोगे, मैं ऐसे बैठा हूं, गुस्सा दिलाते रहोगे, एक टाइम तो आएगा जब मैं रिएक्ट करूंगा। हाँ, वही हमारे पास कुछ होता है। जब तुम टेम्परेचर देते रहोगे, एक टाइम आएगा जब उसकी फेज चेंज हो जाएगी। मतलब आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। ऐसा भी ऐसे भी हमारे पास सिचुएशन हो सकती है। और वाटर किस में कन्वर्ट हो सकता है, सॉरी, स्टीम। समझ पाए हम यहां तक बात को? हाँ। और भी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें बताने वाला हूं, लेकिन धीरे धीरे, है ना। एक साथ ही सब कुछ बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये हमारे पास कैलोरीमीटर होता है जो कि हीट को मेजर करने वाला है। इतनी देर से मैं ये कैलोरी 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 कर रहा हूं, ये कैलोरी क्या है? हीट तो समझ गए, हीट तो देखी भी है, वो आग टाइप की हीट। हाँ वही, थोड़ा सा उसमें और डीप जाएंगे कि एक्चुअल में हमारे पास होती क्या है ये कैलोरी, या फिर ये हीट होती क्या है, थोड़ा सा डीप जाएंगे। तो जैसे मान लो मैं किसी चीज को हीट दूं तो सबसे पहले हमें पता लग गया दो चीजें होने वाली है। एक तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है और एक चेंज हो सकता है फेस। ये दो अलग अलग कैसे चीजें हैं? मान लो मैं किसी चीज को हीट दे रहा हूं तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन उसका फेस चेंज हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी बॉडी, इसको मैंने हीट दी 5 जूल, ऐसा मान लेते हैं। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने इसको एनर्जी दी, लास्ट टाइम बता चुका हूं, एनर्जी दी, इसका फेस चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो गई कहाँ हीट? हाँ, क्वेश्चन बन सकता है, तो हीट कहाँ गई? हमने सोचा, दिमाग लगाया, ये हीट जा कहाँ रही है? शायद मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था एक एग्जांपल। मान लो ये एक एटम है और दूसरा, सॉरी, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों मान लो स्प्रिंग से जुड़े हो। ये स्प्रिंग क्या है? मान लो कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे ही बोल रहे हैं। मान लो एक ऐसा है कोवेलेंट बॉन्ड, समझ गए? अब जैसे तुम इसको हीट दोगे तो ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। और जैसे मान लो अगर मैं आइस से वाटर की बात कर रहा हूं, अगर मैं आइस से वाटर की बात कर रहा हूं तो ये लूज करना स्टार्ट करेगा अपने बॉन्ड। अरे वाटर में बॉन्ड होते हैं, हाँ, स्ट्रोंग नहीं होते वो अलग बात है ना। वाटर में बॉन्ड होते हैं तो वो अपने बॉन्ड को लूज करना स्टार्ट करेगा थोड़ा थोड़ा। मैं सिर्फ आइस और वाटर का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बट ये हर मटेरियल के लिए है। तुमने पता ना इतने सारे एलिमेंट होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो ये वैलिड हर जगह पे, हर चीज में वैलिड है, ठीक है। लेकिन हम पर्टिकुलर इसके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि जनरली हम वाटर को ही सबसे ज्यादा देखते हैं अपने आसपास, है ना। तो जैसे ही मैं आइस से वाटर को कन्वर्ट करूंगा तो वो कहां जाएगी हीट? मैं कह रहा हूं टेम्परेचर चेंज नहीं होता, 0 डिग्री पे ही आइस बनती है और 0 डिग्री पे ही आइस मेल्ट होती है। तो यार अजीब सी चीजें लग रही हैं थोड़ी सी, है ना। थोड़ा सा जगह बनाते हैं,
क्योंकि मैं सारी चीजें यही करना चाहता हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 0 डिग्री पे ही आइस होती है और 0 डिग्री पे ही मतलब 0 डिग्री पे ही आइस बनती है और 0 डिग्री पे ही आइस मेल्ट होती है। इसका मतलब आइस बनती भी इस पे है और आइस मेल्ट भी इसमें ही होती है। 0 डिग्री तो कहां जाएगी हीट? हीट जाएगी, इसे हम ये जो मैं वर्ड यूज करूंगा ना यहाँ पे, ये फेज चेंज में एक वर्ड यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब हिडन हीट, वो हीट छुप जाती है, लेकिन वो छुप के क्या करेगी? वो करेगी बेटा बॉन्ड को या तो लूज करेगी या ब्रेक करेगी। बॉन्ड को लूज करेगी या फिर क्या करेगी? ब्रेक करेगी। लूज करेगी तो मतलब पक्का आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में। स्टीम का मतलब या फिर किस में कह सकते हैं? गैस में। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब वहां पे पक्का बॉन्ड्स ब्रेक हुए होंगे। बात समझ पा रहे हैं हम? हाँ। तो ये हीट जा कहां रही है? ये दूसरे वाली हीट कहां जा रही है? ये जा रही है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, अभी इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए। और ये वाली हीट कहां जा रही है? ये तो टेम्परेचर चेंज करेगी। तुम मेरे पेन को गर्म करो, देखो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। पहले 25 डिग्री पे, मान लो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, तुमने इसको हीट किया 50 डिग्री पे हो गया। अब इसको हाथ लगा के देखो, नहीं लगा पाएंगे। बात थोड़ी थोड़ी हम समझ पा रहे हैं, समझ गए? हाँ। तो सिंपली यहां पे क्या होने वाला है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम हीट को मेजर किस में करने वाले हैं? जो हीट है हम इसको मेजर किस में करेंगे? कैलोरी में। बात समझ गए? तो मैं पहले हीट के बारे में थोड़ा सा यहां बता देता हूं, फिर मैं कैलोरी पे आता हूं। साइड में करते हैं। हीट के बारे में छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा कि हीट हमारे पास क्या होता है। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। मान लो तुम्हें किसी से एनर्जी लेनी है, तो तुम किस फॉर्म में ले सकते हो? हीट की फॉर्म में। तुम लाइट की फॉर्म में भी ले सकते हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी की भी फॉर्म में भी ले सकते हो, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी है तो यूनिट तो पक्का सेम होंगे ना, यूनिट सेम होंगे। तो इसके यूनिट हमारे पास होते हैं जूल। एक हमारे पास होता है जूल, और दूसरा इतनी देर से मैं बोलता जा रहा हूं वो है कैलोरी। कैलोरी। ठीक है, कैलोरी, जूल को मैं पता है हमें जे से डिनोट करूंगा और कैलोरी को CAL से। बात समझे? तो मैं कन्वर्ट कैसे, अच्छा इसके यूनिट भी बता दो। हीट के सॉरी यूनिट के ले रहा हूं, डायमेंशन भी बता दो। डायमेंशन होंगे ML2T-2। ये कहां से आए? जो एनर्जी के होते हैं वही इसके होते हैं। ठीक है, वापिस आते हैं। बात समझ गए? बिल्कुल अच्छी बात। लेकिन सर ये कैलोरी होता क्या है? अरे झमेला तो मेन इसी का यार, कैलोरी है क्या चीज? तो इसकी ना डेफिनेशन लिखवाता हूं, अपने काम की नहीं है, अपने काम की नहीं, लेकिन नोट्स भी तो सुंदर बनाने हैं। समझ पा रहे हैं? नोट्स भी तो सुंदर बनाने हैं, इसलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड बाय बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर। हम इसको डिफाइन कैसे कैसे करते हैं? वाटर के साथ कंपेयर करके कैलोरी को। ठीक है, टू इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 14.5 डिग्री पे था, तो हमने उसको कितने पे लेके जाना है? 15.5 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब 1 डिग्री बढ़ाना है, 1 डिग्री। 1 डिग्री हमने टेम्परेचर को बढ़ाना है कितने मास का? कितने वाटर का? 1 ग्राम वाटर का। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? एट एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड 1 कैलोरी। इज कॉल्ड 1 कैलोरी। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे थोड़ी है तो अंग्रेजी हो गई ना, हिंदी में समझो तो। ये मान लो हमारे पास कोई मास है 1 ग्राम, कितने प्रेशर पे पड़ा? वो 1 atm। मतलब वो जो नॉर्मल प्रेशर हर चीज पे लगता है, उतना ही प्रेशर इस बॉडी पे भी, जितना इस समय मेरे पे लग रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर, उतना ही इस पे भी लग रहा है। कितना प्रेशर लग रहा है? 1 atm, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और इसका ये कंडीशन है। मैंने इसका, और ये कौन सा मटेरियल है, क्या चीज है ये है वाटर। मैंने क्या करना है? मान लो इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, मेरे को बढ़ाना है 26 करना है। कैसे करूं? अपने आप हो जाएगा? नहीं, अपने आप थोड़ी होती हैं चीजें, करना पड़ेगा। तो कैसे करूं? तो मेरे को पक्का हीट देनी पड़ेगी। कितनी? बस वही हमारे पास, जितनी भी हीट देनी पड़ेगी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। जितनी भी हीट देनी पड़ेगी इसको, इसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, वो हमारे पास क्या होगी? 1 कैलोरी। बात समझ गए? 1 कैलोरी। फिर तुम कहोगे ये CA कैल्शियम के मैंने साइड में बाहर क्यों लगा दी? ऐसे भी होते हैं हाँ।
तो ये हमारे पास है। क्या फिर मैं इसकी कोई कन्वर्जन भी करूंगा कैलोरी और जूल में? हाँ, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ करते हैं। हाँ, ये हमारे पास कन्वर्जन मान लो, अ, ठीक है, इससे करते हैं। कन्वर्जन हमारे पास ऐसे होते हैं कि कैलोरी बड़ी यूनिट होती है, जूल छोटी होती है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, या ऐसे कह सकते हैं 4200 किलो जूल्स। क्या बात समझ आ रही है हमें? हाँ, तो ये याद रखेंगे, ये हमारे पास यूनिट यूज होने वाली। लेकिन हमारे पास ना 1 कैलोरी भी नहीं यूज होती, हमारे पास पता क्या यूज होती है? वो हमारे पास यूज होती है 1 किलो कैलोरी। क्या बता सकते हो 1 किलो कैलोरी कितनी होगी? अच्छा, मैंने सही तो लिखा नहीं। मैंने क्या गड़बड़ की है इसमें? हाँ, मैंने गड़बड़ यहाँ पे की है, मैंने गड़बड़ की है। ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक किया यहाँ पे, थोड़ा फ्लो फ्लो में जल्दी जल्दी निकल गए। ये हमारे पास वैल्यू होती है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 4.18, लेकिन हम इसको यूज ऐसे करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक ध्यान रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? हाँ, तो ये हमारे पास आ गई। तो 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होगी? 1 किलो कैलोरी ये हमारे पास होगी 4.2 इंटू किलो जूल। इधर किलो आया तो इधर भी किलो आएगा, तो ये बनेगी 4200 जूल्स। तो यहां पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक आई, तो ये हमारे पास इससे कन्वर्जन आने वाली है। कन्वर्जन हम अगर नीचे वाली को भी याद रखें तो अपना काम बन जाएगा, लेकिन अगर किलो कैलोरी को भी याद रख लो, 4200 जूल हमारे पास होती है, तो हमारा काम बन जाएगा उससे भी, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू, थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको, क्योंकि यूनिट हमारे पास ना इसकी इंपॉर्टेंट होने वाली, तभी मैं इस पे इतना फोर्स डाल रहा हूँ, वरना तो मैं इसे इग्नोर भी कर सकता था। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल्स। इंपॉर्टेंट। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। तो मैंने तो अभी तुम्हें कुछ लिखवाया भी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं। अब तुम कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अभी तो कोई फॉर्मूला भी नहीं करा, फिर भी करते हैं, फिर भी करते हैं। अच्छा, बेसिक सा सवाल है। क्या पूछ रहे हैं? अ बॉय ऑफ मास 60 kg, मास दे रखा बॉय का 60 kg, ठीक है, इज रनिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। मैं नहीं समझता है किलोमीटर पर आवर की लैंग्वेज, मैं तो मीटर पर सेकंड जानता हूँ। तो ठीक है, 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। क्या ये सबको कन्वर्जन पता थी? 18 से इसको कैंसिल करो तो 10 मीटर पर सेकंड। तो कहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरीज। जो आज तक हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक बताता हूं, अगर नहीं भी पता अभी रट लो। जिसको नहीं पता काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, अभी याद कर लेते हैं। बात समझे? जो हम आंसर निकालते थे अभी तक, वो किस में आता था? वो हमारे पास आता था जूल में, लेकिन अब हमें किस में निकालना है? कैलोरी में। तो निकालते हैं साथ में मिलके। हाफ इंटू 60 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा 3000 जूल। लेकिन जूल में थोड़ी चाहिए, तो फिर इसका कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जूल को कैलोरी में करना है, कैलोरी को जूल में आता था, जूल को कैलोरी में, अरे डिवाइड कर दो 4.2 से। खुद का लगाओ दिमाग, मैंने कैसे किया, क्यों डिवाइड किया, खुद का दिमाग लगाओ। अगर मेरे को 1 कैलोरी को जूल में करना है तो 4.2 जूल्स होता था। अगर जूल को कैलोरी में करना है तो डिवाइड कर दो। बात समझे? नहीं समझे तो खुद का दिमाग लगाओ इस पे। बात समझे? आगे चलते हैं। समझ आ गया हमें यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, अब हमारे पास क्या होगा, चेंज करते हैं टेम्परेचर को। मतलब दो पार्ट बताए इस चैप्टर के होने वाले हैं। कभी किसी भी सब्सटेंस को मैं हीट दूंगा तो दो काम हो सकते हैं, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा या उसकी स्टेट चेंज होगी। फिलहाल के लिए किसकी बात करें? चेंज इन टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर, अगर वाटर है तो वाटर ही रहेगा, आइस है तो आइस ही रहेगी, स्टीम है तो स्टीम ही रहेगी। बात समझ गए? अभी तक फिलहाल के लिए इतना ही हम करने वाले हैं, ठीक है? अभी हम स्टेट को नहीं चेंज करने वाले, अभी हम सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेंगे। स्टेट चेंज इसके बाद आएगा, अभी इसी लेक्चर में होगा। कोई शांत रहो, कोई परेशानी लेने वाली बात ही नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो मैं कराने वाला हूं। ये हमारे पास होती है, जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, कैलोरी क्या होती है, सेम बात। देखो क्या है, ये हमारे पास पहले इसकी वही अंग्रेजी में डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू
raise the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of per unit mass per unit mass. पर यूनिट मास। अगर मैं यूनिट मास ले लूं, वही वाला 1 ग्राम जो अभी पहले डेफिनेशन लेके चली थी ना, बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम। कोई भी, इस बार मैं कॉपर लेके चलता हूं फॉर एग्जांपल, कॉपर है, मान लो कॉपर है मेरे पास, और कॉपर में मैंने क्या किया, इस कॉपर को मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी, मान लो हीट है Q, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी सच दैट इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन भी बोल सकते हो। अरे जब भी चेंज लेते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था, थर्मल एक्सपेंशन में बताया था, लेकिन मैं इसको इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूं लेक्चर को, लेकिन मैं फिर एक और बार बता देता हूं कि चेंज इन टेम्परेचर तुम डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, केल्विन में भी ले सकते हो। यहीं रुको, वीडियो को पॉज करो, लिखो इस बात को, चेंज इन टेम्परेचर कैन ईदर बी यूज्ड इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन। वापिस आते हैं, मास कितना है इसका, 1 ग्राम। ये दो चीजें तो फिक्स कर दी कि करना ये है, दिया इतना हुआ, और मटेरियल ये है, कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी, इस चीज को हम डिफाइन करने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अरे वो उसकी कैपेसिटी तो होगी, वो कितनी हीट लेगा। कॉपर है, तुम्हें उसमें कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि 1 ग्राम बढ़ा दे। वाटर है, कितनी हीट लेगा ताकि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, डेल्टा Q कितनी हीट देनी होगी पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, अब पर यूनिट टेम्परेचर। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या हमारे पास कांस्टेंट होती है, बिल्कुल, एक मटेरियल की फिक्स, समझ पा रहे हैं हम, ये हमारे पास एक मटेरियल की फिक्स होने वाली, हमेशा हमेशा, या वेरी भी कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ। लेट्स सी इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं हम कि क्या ये भी चीज कभी चेंज हो सकती है। वैसे तो हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो लगेगी, डेल्टा आ गया तो कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। लेट्स सी, इन जनरल बताऊं तो चीजें ये भी चेंज होती हैं, हाँ ये भी चेंज होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी दिखाएंगे तुम्हें। फिलहाल के लिए क्या बात समझ आई, हाँ, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ये होने वाली है। और इसकी यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट हमारे पास होंगे, ऊपर दिख रहा है जूल, नीचे दिख रहा है केजी, और साथ में दिख रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस। अब तुम कहोगे सर केल्विन में भी तो हो सकता है, बिल्कुल, और जूल पर केजी जूल पर केजी केल्विन, दोनों में से कोई भी यूज करो, बिल्कुल सही है। और इसके यूनिट भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कभी तुम्हें मान लो पूरे चैप्टर में से कुछ ना पूछा, इसके यूनिट पूछ लिए, फंस जाएंगे फिर तो हम, है ना। लेकिन हम क्यों फंसेंगे, हमने तो तैयारी करी है बढ़िया। ऐसे नहीं याद रखना फॉर्मूला को, नहीं याद रखना, ऐसे याद रखना जैसे आप बता रहे हो, कहीं तुम इसको ये ना समझ लो बाद में पढ़ते हुए कि फॉर्मूला ही गलत है। ऐसे याद रखना हमने फॉर्मूला को, डेल्टा Q इज इक्वल टू जितनी भी हीट दोगे एम एस डेल्टा टी, उस हीट से क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। जितनी ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, जितनी ज्यादा हीट देते रहोगे टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। देख लो यहां से भी पता लग रहा है, समझ पाए। ये m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ये s क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बात समझ पा रहे हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला। क्या मैं इसकी डायमेंशन भी बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं, आ जाओ चलो निकालते हैं। ये हमारे पास होता है जूल के, अभी भी मैंने पीछे बताए थे, वहां से निकालना, और ये आ जाएगा L2T-2 केल्विन इनवर्स। चेक करना, यही हमारे पास इसके डायमेंशन बनेंगे, क्योंकि मास से मास कट हो जाएगा, है ना। 1 kg नीचे है, मतलब मास नीचे है, ऊपर भी मास आता है, मास से मास कट, ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगे। आई होप कि यहां तक हमें बात समझ आ गई। लेकिन अगर एस कांस्टेंट ना हुआ तो, जिससे जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं वो अगर हुआ तो, इफ एस इज नॉट कांस्टेंट, तो हमें पता है कुछ ना कुछ तो हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही लेके आएंगे। सिलेबस में ही वही 2 टूल है, तो हम उन्हीं को यूज करने वाले हैं, जो कि बन जाएगा, मान लो टोटल हीट हमें निकालनी है, आ जाएगी डी क्यू, विच इज डी क्यू की वैल्यू पीछे से लिखे तो एम एस डी टी।
जो कि हमारे पास बन जाएगा Q इज इक्वल टू m बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा s dt। अगर s हमें फंक्शन दे रखा है t का तो हम यहां से इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। मैं इस फॉर्मूला को करने वाला हूं हाईलाइट। बहुत अच्छे, ये मुझसे हो गया रब, तो मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा फटाफट। इफ s इज नॉट कांस्टेंट, s is not constant, q is equal to qt is equal to integration of q which is equal to, sorry, integration of dq which is equal to ms then dt, m बाहर s dt। मास को हम मान के चल रहे हैं कांस्टेंट, मास चेंज नहीं होगा तो q इसके इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन एम एस टी। ये हमारे पास फॉर्मूला, जिसको मैं पहले फॉर्मूला को आज हाईलाइट कर रहा हूँ, देख पा रहे हो। पीछे वाले को भी करते हैं, ये भी अपने पास इक्वली इंपॉर्टेंट है और ज्यादा ये यूज होगा। वो जो अभी अभी लिखवाया वो कोई एडवांस केसेस में बनेंगे जिसमें हम यूज करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होने वाला है। एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, हाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे पास ऐसा कुछ है। हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा, क्वेश्चन मैं लेके आऊं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन देखो पूरे अच्छे से बना के लाऊं। मान लो एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है 2 kg और इनिशियल टेम्परेचर हमें दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 100 केल्विन। एस हमें दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 100 प्लस 2T। टू टी क्या है? टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। फाइंड फाइंड हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू, बेटा ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जेई मेंस में थोड़े कम चांसेस हैं इसके आने के लिए, आ भी सकते हैं, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं। अभी देखना, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 100 केल्विन, बाय 100 केल्विन। बाय 100 केल्विन का मतलब पहले 100 था, अब कितना करना है? 200। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स इसमें पूछे हैं तो लेट्स सी। नहीं, और कुछ नहीं पूछा तो आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें तो आ जाओ करते हैं। तो Q का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, अभी अभी देखा, m इंटीग्रेशन एम एस डी टी। एम तो कांस्टेंट है, तो 2 kg बाहर निकाला, s की वैल्यू डाली 100, 2T इंटू डी टी। इंटीग्रेशन है बिल्कुल सिंपल से कर सकते हैं। लिमिट इनिशियली 100 था, फाइनली कितना करना है? 200। अरे बढ़ाना है ना बाई 100 डिग्री। 2 इंटीग्रेशन हमें पता है यहाँ आ जाएगी 100T, अरे कांस्टेंट की इंटीग्रेशन t होगी, प्लस में 2T² बाई 2 और इंटीग्रेशन की लिमिट है 100 से 200। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। और तो ये आ जाएगा 200T प्लस T², 100 से लेके 200 तक। इसकी वैल्यूज डालो और आंसर लो। ये काम मेरा थोड़ी, ये तो काम तुम्हारा है कैलकुलेशन करना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पता थी ये बात, करो इसको तुम करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम उन चीजों पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो कि इजीली हो सकते हैं ना, जैसे कैलकुलेशन, वो नहीं हम यूज करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ना वाटर को ना, वाटर का ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, वाटर का ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, जो कि मैंने ग्राफ बनाया बनाया बिटवीन एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और टेम्परेचर के बीच में। टेम्परेचर स्टार्ट करा 0 डिग्री सेल्सियस से, सेल्सियस में टेम्परेचर ले रहा हूं, और मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया जो कि कुछ ऐसे बन रहा था, कुछ ऐसे ग्राफ बन रहा था। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, जो कि हमारे पास क्या देख रहे थे हम, कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता रहता हूँ, ये कर्व कुछ अजीब सी आ रही है। 0 डिग्री पे ये ग्राफ यहाँ पे है कि मतलब एस की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, जो कि हमें यहाँ पे एस की पर्टिकुलर वैल्यू कुछ दिखती है, ये हमारे पास वैल्यू दिखती है 1.008। बात समझ पा रहे हो? हाँ, और थोड़ी सी नीचे ये हमारे पास 1 की वैल्यू, बहुत छोटी सी, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ये हमारे पास वैल्यू 1 दिखती है कुछ 15 पे, 15 पे हमारे को कुछ ऐसी वैल्यू दिखती है। आगे भी बहुत सारे वेरिएशन है जिस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। और ये मैं यूनिट यहाँ पे कौन से ले रहा हूँ स्पेसिफिक हीट के, यहाँ साइड में लिखता हूँ रेड से। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं इसका। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास यूनिट है।
मतलब मैं ऐसा यूनिट में नहीं ले रहा, अरे ग्राम यूज कर लिया ना मैंने इसलिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे लेने वाला हूँ, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ। तो यहाँ से मेरे को ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा कि अगर मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देखूं कितनी होती है, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर को चेंज करना, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, मेरे को देनी पड़ी 1 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम के लिए कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस। समझे? क्या मैं इसको केजी में चेंज कर सकता हूँ? ग्राम बढ़िया नहीं लग रहा, कर सकते, बिल्कुल कर सकते। पहले मेरे को ये बताओ, इसको मैं क्या उसमें चेंज कर सकता हूँ, जूल में? वो भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको केजी में चेंज कर लूँ, तो ऊपर करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई तो किलो कैलोरी हो जाएगा, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 ग्राम होता है 1 केजी, ये हो जाएगा केजी। अब 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ हो जाएगा केजी डिग्री सेल्सियस। बात समझे यहाँ तक? ये, और मैं इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 4200 जूल, याद आया कुछ? 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस की जगह यहाँ तुम केल्विन तो लिख ही सकते हो, मैं पहले बता चुका हूँ। अब मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि शायद तुम कहोगे सर आपने तो ये ऐसे ही रैंडमली लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम्हें पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम एकदम सेम होती है। 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ाना, सेम हीट तुम्हें देनी पड़ेगी, जो कि पता कितनी होती है? हाँ, बड़ी सरप्राइजिंगली, ये तो नेचर की थिंग्स है, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे फिलहाल के लिए, ये तो ऑब्जर्वेशन है। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब थोड़ी हम कुछ भी बता सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अभी तो हम देख रहे हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसकी स्पेसिफिक हीट होती है हाफ ऑफ दिस। ये बड़ी सही प्रॉब्लम थी हमारे पास, मतलब एक टाइम था जब ये स्पेसिफिक हीट की प्रॉब्लम को बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना जाता था। सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे कि ये स्पेसिफिक हीट पे काम करते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्यों नहीं रहती, टेम्परेचर के साथ चेंज क्यों होती है, बहुत सारा काम चला इस पे। लेकिन फिलहाल के लिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का हाफ होगा ये दोनों। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितनी होगी, स्टीम कितनी होगी, तो तुम कहोगे 0.5 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही आइस की कितनी होगी, सेम। बात समझ पाए हम? यही किसकी होगी, आइस की। तो मैं यहाँ आइस भी लिख देता हूँ, और ये रिलेशन को हम याद रखेंगे, जिसको मैं हाईलाइट भी करने वाला हूँ, इस रिलेशन को याद रखेंगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये रिजल्ट ना याद हुआ तो तुम्हारे लिए दिक्कत आ सकती है। अगर ये जिस पे मैं अब करने वाला हूँ, अगर ये रिजल्ट ना याद हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ये बॉक्स को याद रखने का कोई फायदा ही नहीं होगा जो अभी अभी हाईलाइट किया था। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पूरा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, बढ़िया हमें समझ आया है। अरे अरे अरे, मेरा पेंट ब्रश क्यों खराब हो गया? हाँ, अब ठीक है, वापिस आते हैं। हम्म, आगे चलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के साथ हमारे पास एक न्यू चीज है। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं 3 सेम सेम चीजें आने वाली हैं, तो तैयार हो जाओ, अपना माइंड सेट ऐसा बना लो। अब आएगी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी अभी पढ़ तो ली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी क्या है? ये हीट कैपेसिटी हमारे पास कुछ ऐसे डिफाइन होती है, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास होती है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। इसमें हम कह रहे हैं जितना भी तुम मास लेके आओगे उस मास की कितनी हीट कैपेसिटी। पहले तो मैं 1 ग्राम मास को फिक्स कर रहा था ना, अब 1 ग्राम मास को फिक्स नहीं कर रहा। इस बार मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, तुम जितना भी मास मेरे पास लेके आओगे उसको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि मैं उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर दूं। कंफ्यूजिंग, आई नो, कंफ्यूजिंग। कैसे समझे? फिर इसे ऐसे समझते हैं। मान लो तुमने मेरे पास 3 किलो वाटर लेके आए और एक जगह 300 किलो, एक जगह मेरे पास 300 किलो वाटर लेके आए। किसको हीट ज्यादा देनी, मान लो दोनों ही 30-30 डिग्री पे है इस समय, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस। किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 31 बनाने के लिए, मतलब 31 करने के लिए? दो सबको लगेगा कि भाई इसी को ही तो देनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियस आंसर है, और होता भी ऐसा ही है। इसका मतलब जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टू चेंज दी टेम्परेचर। समझ पा रहे हैं हम बात को? जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा
टेम्परेचर देना, उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। आई डोंट नो इसे क्या हो गया, 1 सेकेंड। हाँ अब ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास मास होगा उतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी। तो हीट कैपेसिटी डिफाइन होती है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो कि ऐसे भी लिखी जा सकती है एस बाय एम। अब तुम नहीं, रुको 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 रुको, एस बाय एम नहीं, एस इंटू एम, एस इंटू एम, सी इज इक्वल टू एम एस, ऐसे भी लिखी जा सकती है एम एस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ अब ठीक है, वापिस आते हैं अपना जहाँ पे छोड़ा था हमने। हीट कैपेसिटी ना हमें दोबारा से लिखने पड़ेंगे सारे फॉर्मूला। सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में टी, और ये फॉर्मूला इक्वल होगा एम एस के। खुद से जानो कि ये कहाँ से आया। इसका मतलब है जो हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर एक चीज की फिक्स हो गई तो उसका हीट कैपेसिटी से क्या रिलेशन होगा, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एम एस। बेटा इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं अलग से भी लिखूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये तो है ही इंपॉर्टेंट इधर वाला, ये उससे ज्यादा है। मैं तो कह रहा तुम इस फॉर्मूला को याद ही ना करो, ये जिस पे मैं हाईलाइट करूं बस उसको याद करो, उधर वाला मत याद करो। जितना कह रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, सारे क्वेश्चन करने वाले हो तुम, जो देने वाले हो होमवर्क। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। तो ये जो सी है ये किस पे डिपेंड करती है, ये सी डिपेंड करेगी सबसे पहले, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, और किस पे डिपेंड करेगी, एंड क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना मास लिए उस पर भी डिपेंड करेगी, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये एस किस पे डिपेंड करता है, एस किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन दी ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, मास पे डिपेंड नहीं करता ये। हमें तो 1 ग्राम ही लेना सबका, एस कैसे डिफाइन किया था, 1 ग्राम। तो डिपेंड्स ओनली ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब मटेरियल, ठीक है, जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है वाटर, जैसे मान लो हमारे पास है कॉपर, जैसे कोई भी मटेरियल ले सकते हो एटसेट्रा। इनके लिए हमारे पास क्या होने वाली है, फिक्स, अंडर नॉर्मल कंडीशन से क्या होने वाली है, फिक्स होने वाली है। हम मान के चलेंगे कि वाटर मतलब जितने भी मटेरियल है सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होने वाली है, फिक्स होने वाली अंडर नॉर्मल कंडीशंस। हाँ, तो ये हमारे पास हो गई हीट कैपेसिटी, बात समझ आ गई। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर से बेसिक सा ही न्यूमेरिकल है, ज्यादा हार्ड नहीं लेंगे अभी, फिर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल धीरे धीरे लाते हैं। हाँ आ जाओ। तो न्यूमेरिकल ऐसे है कि फाइंड हीट कैपेसिटी, फाइंड हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ ऑफ पहला 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg रहने देते हैं, 3 kg वाटर, 3 kg वाटर, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। हाँ, दूसरा 3 kg वाटर, दूसरा यहाँ पे 12 kg वाटर। अगर वाटर को 3 kg लेते हो तब हीट कैपेसिटी पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं। तीसरा हमारे पास है 6 ग्राम ऑफ वाटर, 6 ग्राम ऑफ वाटर। तीनों की हीट कैपेसिटी निकालो। तीनों का क्या करना है, मेरे को टेम्परेचर चेंज करना है, लेकिन बताओ कितनी कितनी हीट देनी पड़ेगी, पहले बताओ। सेम देनी पड़ेगी, सेम हीट कैपेसिटी होगी, सेम थोड़ी होती है। पहले बताओ वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है। अगर बेटे नहीं बताई ना, अभी अभी बताई थी, याद रख लेना। कितनी होती है, 1 कैलोरी पर पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, अभी अभी बताई, याद करो। लेकिन मेरे को ग्राम में नहीं चाहिए, मेरे को केजी में चाहिए, तो कर लेते हैं केजी में। 1 किलो कैलोरी अपॉन केजी पर डिग्री सेल्सियस। तुम केल्विन में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला पार्ट करते हैं। हीट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एमएस। मास कितना दे रखा है, 3 kg, तो 3। एस की वैल्यू रखो 1, 3, इसके साथ केजी भी लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 kg, और एस की वैल्यू है 1 किलो कैलोरी अपॉन में केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास केजी से केजी गया और बनेगा कितना, 3 किलो कैलोरी अपॉन डिग्री सेल्सियस।
इसको जूल में भी कर सकते हैं, तुम लिख दो 4200 जूल, वैसे भी कर सकते हैं, है ना। 4200 जूल पर डिग्री सेल्सियस ऐसे भी लिख सकते हैं, और 42 को फिर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हो अगर जूल में पूछी हो तो। मैं तुम्हें कैलोरी में ही पूछ रहा हूँ। सेकंड सेकंड कैसे आएगा, C इज इक्वल टू, देखो है तीनों इस सिचुएशन में वाटर। इस बार मास कितना है 12 kg, स्पेसिफिक हीट कितनी है 1 किलो कैलोरी अपॉन में kg डिग्री सेल्सियस, kg से kg गया, इस बार कितनी आई 12 किलो कैलोरी। तो इस बार तुम्हें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा मास है। तीसरा पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ कॉर्नर में, 6 ग्राम है तो इस बार ग्राम है तो मैं ग्राम वाली यूज कर लेता हूँ, ठीक है। 6 इंटू 1 किलो कैलोरी अपॉन में ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो आंसर आएगा 6 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ये तो बहुत कम देनी पड़ रही है, हाँ इसमें ग्राम भी तो है, समझ पा रहे हैं, इसमें ग्राम भी तो यूज किया था। तो हमारे पास आ जाएगी 6 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 6 कैलोरी हीट तुम्हें देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस को चेंज करने के लिए, बाकी में ज्यादा, बाकी में तो किलो कैलोरीज देनी पड़ रही है। तो जितना मास ज्यादा उतनी हीट कैपेसिटी ज्यादा। मेरे ख्याल से अब मेरे पे विश्वास हो गया होगा तुम्हें, अच्छी बात है। एक मैंने कहा था कि 3 टाइप की चीजें होती है, तीसरी भी आई गई है, मैं एक ही साथ तीनों को ले आया। एक पढ़ाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक पढ़ाई हीट कैपेसिटी, दोनों में फर्क भी बताया तुम्हें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स, हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती। तीसरा आता है मोलर हीट कैपेसिटी, जो कि होता है Cn। इसको हम लिखेंगे कितनी हीट देनी है टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। बस इतनी सी डेफिनेशन, बस ज्यादा नहीं। 1 मोल की कितनी चेंज करनी है वो, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। क्या इसके यूनिट्स बदलेंगे या कुछ बदलेगा, नहीं कुछ नहीं बदलेगा इसका, या कुछ नहीं बदलेगा। ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट, ये भी काम में आएगी, हाँ ये भी काम में आएगी, इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं अपने पास। मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये हमारे पास अगर एक इसमें मोल्स आ जाएंगे तो मैं मोल का भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोल का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर मास, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस दिया होगा उसका गिवन, इस फॉर्मूला का ज्यादा यूज हम कर रहे होंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, समझ पा रहे हैं। तो इसका ज्यादा यूज करेंगे केटीजी में, यहाँ साइड पे मैंने लिख दिया, ठीक है। केटीजी में ज्यादा यूज करेंगे। एक और चीज आ रही है हमारे पास जिसका नाम है, अच्छा मैं तीनों को यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। एक Cn था, एक S था, डेल्टा क्यू बाई एम टी, एम डेल्टा टी, और तीसरी चीज हमारे पास आई थी C विच इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तीनों मैंने एक साथ लिख दिए, तो इनको याद रख लेना। एक ये है हमारे पास और एक ये, तीनों को अच्छे से याद रख लेना, मैंने एक साथ लिख दिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये हमारे पास कुछ ऐसे डिफाइन होता है, जैसे मान लो मैं तुम्हें इसके लिए एग्जांपल समझ, जितना भी हम काम करते हैं, जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को ऐसे ऐसे किया है, तो फालतू का काम ही, ऐसे ऐसे करने से क्या ही होगा, लेकिन इस फालतू के काम से भी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी हाथ में, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। जैसे मान लो तुम वो स्लाइड वाला झूला लिया, वो एकदम फिसल के नीचे आता है, वो वाले झूले पे बैठो, नीचे आओ तो वर्क किया तुमने, वर्क किया तो तुम्हारा जो बैक होती है वो भी गर्म हो जाती है एकदम बढ़िया से, है ना। और मान लो तुम पत्थर की स्लाइड से नीचे आ रहे हो तो घिस जाएगा पूरा शरीर। तो इसका मतलब वर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, हीट के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू, कौन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट इनटू हीट, कांस्टेंट इनटू हीट। और यही कांस्टेंट जो हमारे पास होता है, इसी चीज को हम कांस्टेंट को कहने वाले हैं कुछ ऐसे, वर्क इज इक्वल टू जे इंटू एच। और इसी जे को हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछे जाते हैं बेटा इस पे सवाल, और पता चले पूरे चैप्टर में से ना पूछा गया, उन्होंने पूछ लिया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बताओ, तो इंपॉर्टेंट लिखा मैंने इसी फॉर्मूला पे, ठीक है। अंडर एस्टिमेट मत करना इस फॉर्मूला को। बहुत सारे टीचर होते हैं जो बता देते हैं कि भाई ऐसे ही है, ये तो ऐसे नहीं है। ये हमारे पास जो J है, दिस J इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। बात समझ आई। जैसे मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल बताना चाहूं, तो अगर मैं लिखूं 4 पॉइंट, मान लो मैंने वर्क कितना किया इस समय, वर्क मैंने किया 4.2 जूल्स, है ना। 4.2 जूल्स मैंने वर्क किया, तो क्या होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना,
मैंने वर्क किया 4.2 जूल्स, तो यहाँ पे जे तो सेम ही रहेगा। अगर वर्क डन मेरा हुआ है 4.2 जूल्स और मैं बता रहा हूँ कि सारी की सारा वर्क किस में कन्वर्ट हुआ है, हीट। मैं बोल रहा हूँ सारा हीट वर्क किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में। तो हीट की तो यूनिट लेकिन होती है, अच्छा ये जे जूल है, ये जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। मैं क्या कर सकता हूँ, सिंबल ही सेम है। और तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, 1 कैलोरी। अगर मैं दोनों को डिवाइड करके देखूं तो यहाँ से क्या बनेगा, जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे की वैल्यू आ जाएगी 4.2 जूल्स अपॉन 1 कैलोरी, जो कि हो जाएगा 4.2 जूल, और 1 कैलोरी भी क्या होती है, 4.2 जूल। तो आंसर कितना आ गया, 1 जूल। 1 जूल। अब तुम कहोगे सर इसकी हमेशा वैल्यू 1 ही रहेगी, अरे 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 कैसी बात है, क्यों क्यों क्यों। तुम इस फॉर्मूला को ऐसे याद रखो जैसे मैं बता रहा हूँ, बुक में पढ़ोगे कहीं भी पढ़ोगे तो थोड़ा अजीब सा लग सकता है, ऐसे याद रखो वर्क अपॉन में हीट बस। और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बनते हैं इस पे क्वेश्चन, अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि भाई ये फॉर्मूला ऐसे ही है, 1 वैल्यू होती है हमेशा। जब तुम्हें वर्क पता, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस। एचसी वर्मा में भी मिलेंगे इसके क्वेश्चंस, समझ पा रहे हो बात को। तो इसको अंडर एस्टिमेट हम नहीं करने वाले, बाकी का पता नहीं हमें। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब आ गया एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल पहला कुछ ऐसे है कि एक ना स्लाइड है, पहले पहले मैं स्लाइड क्वेश्चन बना देता हूँ, डायग्राम, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक स्लाइड है वही वाली, उसके ऊपर बॉक्स रखती है, ठीक है। ये बॉक्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हें दे रखी है 800 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और नीचे आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी मान लिया। पूरा यहाँ तक पहुंचेगा, पक्की बात है, हमें पता है यहाँ तक पहुंचेगा, और फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता है 0 हो जाएगी। एंगल तुम्हें दे रखा है 53 डिग्री। लेंथ तुम्हें दे रखी है इसकी, लेंथ किसी और कलर से बना लेते हैं। लेंथ तुम्हें दे रखी है इसकी 20 मीटर्स, 20 मीटर्स। और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बस इतना ही है। लेट मी सी, और किसी चीज की बस। और ये रफ है, रफ रफ होगा तभी तो हीट प्रोड्यूस होगी, स्मूथ क्या देता फिर तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा, अरे फ्रिक्शन ही तो हीट प्रोड्यूस करता है। बात समझ आ गई। जिसको नहीं भी समझ आए, लास्ट में मैंने क्या बोल दिया जल्दी जल्दी, अरे स्पेस में कोई चीज घूम रही होगी तो उसमें तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो हीट हो जाती है प्रोड्यूस, नहीं। जब तक किसी सरफेस के साथ टच नहीं ना करोगे तब तक हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो ये सरफेस कैसा है, रफ, तो मतलब इसमें हीट पक्का प्रोड्यूस हुई होगी। क्या सारी की सारी हीट में ही कन्वर्ट होगी होगी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है सारी हीट में ही कन्वर्ट होगी। तो ये कह रहे हैं एज्यूम दैट 70% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट, लॉस मैकेनिकल एनर्जी मतलब जिस एनर्जी से वो नीचे आया उसकी 70%, 70% एनर्जी लॉस हो गई, किस फॉर्म में, इनटू हीट, इज लॉस्ट एंड कन्वर्टेड इनटू हीट, एंड कन्वर्टेड इनटू हीट। क्वेश्चन समझ पा रहे हो साथ साथ, हीट में कन्वर्ट हो गई है 70%, तो आगे ये बोल रहे हैं फाइंड चेंज इन टेम्परेचर, तो पक्का उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा। अरे हीट प्रोड्यूस हुई ना बॉडी में, तो टेम्परेचर भी तो चेंज हुआ होगा, हाँ। फाइंड हीट, सॉरी, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर, change in temperature of block when it reaches, when it reaches the base। जब वो पूरा नीचे पहुंच जाएगा तो बताओ फिर उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, बता देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है अपने लिए। हमारे को इसके लिए आनी चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि हमें आती है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास, या सिंपल एनर्जी थ्योरम क्या हमारे पास है, जितना भी वर्क होगा, जितना भी मैकेनिकल वर्क होगा, ये कह रहे हैं वो वर्क, यहां लिख लेते हैं मैकेनिकल वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं मैकेनिकल वर्क, अब ठीक है, ये कह रहे हैं 70% ऑफ मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, हीट के इक्वल हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अरे पढ़ लो क्वेश्चन, इन्होंने तो यही कहा था। समझ पा रहे हैं बात को, हाँ।
ये इन्होंने कहा। तो 70% का मतलब होता है 70/100। और इसके पास एनर्जी कौन सी थी जब ये टॉप पे था, बिल्कुल कौन सी एनर्जी थी इसके पास एनर्जी थी mgh। ये इसके पास एनर्जी थी mgh, ठीक है। हाँ, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा क्वेश्चन में, वैल्यू देना नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हमारे पास हीट का कोई फॉर्मूला पता क्या? हाँ, एम एस डेल्टा टी। क्योंकि एस दिया हुआ था इसलिए मैंने ये वाला यूज किया, एम से एम कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी 70/100 मल्टीप्लाई 10, जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, एच, एम से एम कट चुका है, एस की वैल्यू दी हुई है 800 डेल्टा टी। क्या तुम मेरे को एच बता सकते हो कितना होगा? अगर ये 20 है तो एच कितना आएगा? हाइट कितनी थी इसकी? 20 लू, 20 ही तो चला नीचे। नहीं नहीं नहीं, 20 नहीं लेंगे। 20 का यहाँ कितना कंपोनेंट आएगा बता सकते हो? ये 20 है तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 20 sin 53। और sin 53 कितना होता है? 4/5। तो 20 × 4/5 विच इज 16। समझे? 16 को डालो यहाँ पे, 10 से सारी जीरो से जीरोस गई, यहाँ आएगा 16, 7 × 16 इक्वल टू 800 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आ जाएगा 7 × 16 अपॉन में 800, जो भी आएगा आंसर। क्या तुम कहोगे इसको सर ये डिग्री सेल्सियस में आएगा या फिर ये केल्विन में आएगा? अब नहीं पूछना है दोबारा, चेंज इन टेम्परेचर है, जिसमें भी आए रख लो, जिसमें भी आए रख लो। तो जो भी आएगा आंसर आएगा 0.14। 0.14, कोई दिक्कत, कोई झमेला यहाँ तक? आ जाओ आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, क्या दिक्कत थी इसमें। एक और क्वेश्चन करेंगे, मजा नहीं आया अभी तो दिलाते हैं बेटा तुम्हें मजे। आ जाओ, जिंदगी के मजे लेते हैं। इस बार क्वेश्चन ये है, एक ना दीवार है सामने, दीवार, बढ़िया वॉल है अपना, नवी नवी घर की वॉल बनाई थी। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है बुलेट लेके, एकदम बढ़िया, ये भी गन लेके ऐसे खड़ा हो, और कर दी भैया ने फायर। ठीक है, इन्होंने कर दी फायर, बुलेट फायर की, क्या बिल्कुल अंदर घुस जाएगी, पार हो जाएगी इससे? इतनी खतरनाक बुलेट नहीं है, मान लेते हैं। तो क्वेश्चन इन्होंने ये बोला हुआ है, कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। बुलेट की स्पीड दे रखी है 1000 मीटर पर सेकेंड। बुलेट बनी हुई है कॉपर की, बुलेट बनी हुई है कॉपर की, और कॉपर की तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 440 कैलोरी, सॉरी जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ गई? क्वेश्चन ऐसे है कि ये कह रहे हैं यहां पे लगेगी और स्टॉप हो जाएगी, ठीक, स्टॉप्स। तो ये कह रहे हैं 60% ऑफ लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। अब तुम कहोगे बाकी कहाँ गया फिर? अबे दीवार के अंदर भी तो घुसी है। तो 60% ऑफ लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा है, हाँ बिल्कुल सेम। इज कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट में कन्वर्ट हो गई। फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर बुलेट, ऑफ कॉपर बुलेट। बताओ बुलेट कितनी गर्म हो गई होगी, बताओ। 2 मिनट के लिए अब यहाँ पे वीडियो पॉज करो, इस बार कौन सी एनर्जी होगी सोचो, और वीडियो पॉज करो, ठीक है करो। आई होप कि तुमने वीडियो पॉज की होगी, मैंने तो ज्यादा ब्रेक नहीं लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, इस बार 60% ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इस बार मैकेनिकल एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल या कनेटिक? चल रही है तो कनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हीट, हीट का फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी। तुम्हें नहीं लग रहा एम से एम गया? बाकी तो वैल्यूज अपने को पता ही है, 60/100 इंटू 1/2 इंटू वी की वैल्यू दी है क्या? हाँ 1000, तो मतलब 10 की पावर 6। अरे 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 10 की पावर 6 उसका स्क्वायर करके, एम से एम जा चुका है, ये 440 डेल्टा टी। बाकी तो अपने लड़के होशियार है, कर ही देंगे। अरे कर लोगे ना, लड़कियां भी होशियार है मतलब, फिर कहोगे डिस्क्रिमिनेशन। अगला पॉइंट चलते हैं, अगला पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट मैं तुम्हें पूछना चाह रहा हूं कि, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा अभी एंड में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। ले भाई तू बोल ले। सॉरी। तो आजा, करते हैं क्वेश्चन। लेट्स इग्नोर इट, द वॉइस बिहाइंड, इग्नोर करते हैं साथ में। तो हमारे पास नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल अभी स्किप करते हैं, इसको थोड़ी देर बाद करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इतना ही कहती है कि मान लो हमारे पास कोई भी चीज है, दो लिक्विड्स हैं फॉर एग्जांपल, एक लिक्विड है टेम्परेचर T1 पे, लिक्विड ए टेम्परेचर T1 पे, लिक्विड बी है टेम्परेचर T2 पे। मैंने दोनों को मिक्स किया, मैंने दोनों को मिक्स किया। जैसे ही मैंने इनको मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, मान लो T2 जो था वो ज्यादा था और T1 कम था, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा? अगर T2 ज्यादा था और T1 कम था तो क्या हुआ होगा? पक्का एक ने हीट लॉस की होगी और एक ने हीट गेन की होगी। तो मतलब हम ऐसे और कि जिस मैं कह रहा हूं कि हीट बाहर नहीं जा सकती। ये हमारे पास कैसी वॉल्स है? एडियाबैटिक वॉल्स है। अब तुम कहोगे सर आपने न्यू टर्म डिफाइन कर दी। बस ऐसा समझ लो कि एडियाबैटिक वॉल्स ऐसी वॉल्स होती हैं जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जितनी हीट होगी अंदर ही होगी, जो भी होगा इसका। तो T2 का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हीट लॉस करेगा, लिक्विड बी लॉस करेगा हीट, इससे हीट लॉस होगी, और लिक्विड ए उसको क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, तो हीट गेन होगा। तो ये जो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है ये सिर्फ इतना कहता है कि जितनी हीट लॉस होगी उतनी ही हीट गेन हो जाएगी, उतनी ही हीट गेन हो जाएगी, उतनी हीट गेन हो जाएगी। दैट्स इट, इतना सा लॉ था। लो बढ़िया सा क्वेश्चन करा हमने, और समझ भी आया हमें कि जितनी हीट लॉस हुई उतनी हीट, जितनी हीट लॉस हुई होगी वो किसके इक्वल है? हीट गेन के इक्वल है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी। दिस इज द प्रिंसिपल। तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी था। हाँ इजी है, ऐसी बात नहीं, इजी है ये। तो इसी पे बेस्ड ये हमारे पास है हीट लॉस। तो यहाँ पे बेस्ड हम एक आधा न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हमें चीजें समझ भी आनी स्टार्ट हो, जिसके लिए मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल लाया हूँ तुम्हारे लिए। मान लो एक हमारे पास मटेरियल है, एक हमारे पास मटेरियल है जिसको मैं मिक्स कर रहा हूं जो कि है 50 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा लिक्विड, लिक्विड ए है ये फॉर एग्जांपल, और दूसरा है लिक्विड बी, लिक्विड बी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों को मैंने मिक्स किया, तो क्या तुम बता सकते हो इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फाइंड कॉमन टेम्परेचर, फाइंड कॉमन टेम्परेचर। ऐसे ही जस्ट रैंडम एग्जांपल पूछ लिया तो मैंने, कर सकते हैं। हमें एक बात तो पक्का पता है बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ये तो हमें पक्का पता है। तो ठीक है, हीट लॉस का फॉर्मूला आता है डेल्टा क्यू लॉस, यहां पे पक्का होगा डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू गेन। ठीक है, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हमें पता है m1 s1 डेल्टा टी इक्वल टू m2 s2 डेल्टा टी डैश। अभी मैं बताता हूँ चीजों का मतलब। लिक्विड ए का मास मान लेते हैं m1, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? s1। इसका मास कितना है? m2, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? s2। बात समझ गए? तो ये हमारे पास गिवन है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूं, अभी मैं टेम्परेचर इसके जनरल मान लेता हूँ। ठीक है, जनरल टेम्परेचर मान लेते हैं इसका T1, इसका T2, और T2 ज्यादा है T1 से, ऐसा मान लेते हैं। ये T1 डिग्री सेल्सियस, ये T2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, और इनका कॉमन टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग कितना हो जाएगा? T डिग्री सेल्सियस, ऐसा मान लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा m1s1 डेल्टा टी को लिख सकते हैं T माइनस T1। ध्यान से देखना, अभी कंफ्यूजिंग होगी यहाँ पे। ये हमारे पास होगा T2 - T। ऐसा क्यों किया मैंने? बस मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि टेम्परेचर पॉजिटिव आए। देखो T - T1 क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता है ये जो T होगा ना बड़ा होगा पक्का T1 से, है ना, क्योंकि उसने गेन किया तो उसका टेम्परेचर बड़ा होगा। तो मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला।
क्योंकि मैं टेम्परेचर को पॉजिटिव लेने वाला हूं, तो T2 माइनस T1 किया ताकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी आए, T माइनस T1 किया ताकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी आए, तो मेरे पास ये आ गया। और दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन। ये फॉर्मूला हम बहुत 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 सारी प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, और HC वर्मा में भर भर के प्रॉब्लम्स है इस पे, जो आज मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ। बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें मैं बहुत सारे होमवर्क भी देने वाला हूँ। आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला तो हम पहले निकाल चुके हैं, एक बार और लिख लेते हैं। अब ये इतना कह ही रहे हैं हमें, तो ये आएगा M1S1 T माइनस T1, और ये होगा M2S2 T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला। अच्छा, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर मैं इसको इधर लाऊं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M1S1 T माइनस T1, और ये बन जाएगा प्लस M2S2 T, सॉरी मैंने इसको T1 लिख दिया यहाँ पे, इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा T माइनस T2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है टोटल हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। तो बेटा बढ़िया रिजल्ट मिल गया, टोटल हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। अब तो तुम 3 लिक्विड भी मिक्स कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी टर्म आ जाएगी यहाँ पे, क्या आ जाएगी, M3S3 T माइनस T3। बढ़िया फॉर्मूला मिल गया, बहुत बढ़िया। ये आया मजा थोड़ा सा। टोटल हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। हाँ, बाहर नहीं जानी चाहिए हीट, मैंने एडियाबैटिक वॉल्स भी लगा दी थी, बाहर गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, और बढ़िया फॉर्मूला था, हमें समझ भी आया। और ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं तो कह रहा लास्ट वाला ना भी याद रखो तुम, ये वाला जो हाईलाइट किया ना भी याद रखो, तो ये वाला याद रखो, टोटल हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट, एंड इस पे लिख लेते हैं रिमेंबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने ना, इस बार एग्जांपल बढ़िया लेंगे। लिक्विड 1 है, उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे लिया। लिक्विड 2 है, उसको 15 डिग्री सेल्सियस पे लिया। और लिक्विड 3 है, उसको मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर बन गया 13 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर बन गया 18 डिग्री सेल्सियस। जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो बताओ टेम्परेचर कितना बनेगा। ये क्वेश्चन है तुमसे, समझे बात को? इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे अपन, हम कर लेंगे। मेरे को ना मास पता है, ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, कुछ नहीं पता इस बार मेरे को। तो पेन लेते हैं दूसरा। हाँ, तो सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं, जो मैं लिक्विड 1 और 2 देख पा रहा हूँ, इनकी बात करते हैं। हमें एक फॉर्मूला तो पक्का पता है ना, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, जो कि होता है M1S1 डेल्टा टी इज इक्वल टू M2S2 डेल्टा टी डैश। पॉजिटिव चीजें लेनी है। पहले तो मैं MS, दो चीजें मेरे को पसंद नहीं आ रही, दो दो चीजों को थोड़ी एक वेरिएबल बनाओ। तो हमें पता है हम इसको कंबाइंड लिख सकते हैं C1। और यहाँ पे डेल्टा टी कितना आ जाएगा इन दोनों का चेंज, यहाँ से 13 माइनस 10, अभी तो बताया था। हाँ, 13 माइनस 10 हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से ये हो जाएगा C2, इसको माइनस करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ गई? तो डिग्री सेल्सियस नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, तो यहाँ लिख लो 2। आगे चलते हैं, लिक्विड 2 और 3 में लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? अगर 2 और 3 की बात करना चाहूं तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी, ऐसे ही बिल्कुल सेम लिखेंगे, 18 माइनस 15 3C2 इक्वल टू, इसको इसको करेंगे तो 2C3। ऐसे ही तीसरे वाले को भी 1 और 3 की बात करेंगे तो आ जाएगा, 1 और 3 की बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस बार आ जाएगा T माइनस 10 इंटू C1। और यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस T इंटू C3। इन तीनों इक्वेशन देखो, तीन इक्वेशन है हमारे पास, तीनों को सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। जैसे पहली से आ रहा है C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 2/3। दूसरी इक्वेशन से आ रहा है C2 अपॉन C3 इज इक्वल टू 2/3। अरे सेम सेम कैसे आ रहा है? चलो ठीक, ये हमारे पास आ रहा है। क्या करें इनको, इनको क्या करें, इनको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो आ जाएगा C1 अपॉन C2 इंटू C2 अपॉन C3 इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3। तो ये हो जाएगा C2 से C2 गया, C1 अपॉन C3, 2 इंटू 2 4/9। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बनेगा C1 अपॉन C3 इक्वल टू 20 माइनस T अपॉन में T माइनस 10।
जो कि बन जाएगा C1/C3 की वैल्यू ऊपर से डालो 4/9, तो ये मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी आ जाएगा। तो टी देख लेते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना आने वाला है, जो कि तुम सॉल्व कर सकते हो, इसमें नहीं लिखा हुआ, तो हम टी निकाल सकते हैं ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वाटर इक्विवेलेंट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे अभी वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट आया था, वैसे ही कुछ वाटर इक्विवेलेंट है। वाटर इक्विवेलेंट हमारे पास कुछ ऐसी चीज है कि तुम कितना अमाउंट ऑफ वाटर लो, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड आई टेक सो दैट, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड आई टेक सच दैट, क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ पहले इसकी। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर विच हैज same heat capacity, same heat capacity capacity as that of the object। मैं कह रहा हूँ इन छोटी छोटी चीजों को मत अंडर एस्टिमेट करना। कोई भी कहता रह जाए, कोई दोस्त कोई भी, तुम इसको मत अंडर एस्टिमेट करना। लगती हैं छोटी छोटी चीजें लेकिन पूछ ली जाती हैं कभी कभी, तो इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करना। तो ये मान लो हमारे पास एक कोई भी एलिमेंट है, मान लो ये हमारे पास कॉपर दिया हुआ और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, वाटर है। मैं तुम्हें ये कॉपर की भी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, इसकी भी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि मुझे मान लो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एस ऑफ कॉपर, इसकी है एस ऑफ डब्ल्यू। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि कितना कॉपर हमारे पास दे रखा, मान लो 1000 ग्राम, मतलब 1 kg दे रखा है। मैंने इसको हीट दी है ना, तो इसकी कुछ हीट कैपेसिटी होगी। मैं बोल रहा हूं कि कितना इसकी हीट कैपेसिटी आ गई मान लो C। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि कितना वाटर लूं, मुझे मास नहीं पता, मास नहीं पता, कितना वाटर लूं ताकि उसकी भी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो फिक्स है, लेकिन उसकी भी हीट कैपेसिटी सेम आ जाए जितनी ये कॉपर की सिचुएशन में आने वाली है। बात समझ पा रहे हैं, उसकी भी हीट कैपेसिटी आ जाए सेम जो कि कॉपर की आने वाली है, जो कि कॉपर की आने वाली है। तो ऊपर वाले की हीट कैपेसिटी लिखने मेरे को पता है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको एग्जांपल से ही समझाऊंगा। तो ये मान लो हमारे पास फॉर्मूला बाद में डिराइव करते हैं, पहले इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। मान लो ये हमें दी हुई है, मान लो ये हमें वैसे ही ले रहा हूँ नंबर था, ये एग्जैक्ट नहीं लिखने वाला हूं मैं। मान लो ये दी हुई है 200 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो हमें पता ही है कितनी होती है 1। ऐसे ही बोल दो ना, ऐसी रैंडम नंबर्स ले लिए। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर मेरे को लेना पड़ेगा, पहले हीट कैपेसिटी निकालते हैं कॉपर की। मास ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, जो कि हो जाएगी, जो कि मेरे पास हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी। मास ऑफ कॉपर दे रखा है 1 kg और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखी है 200, तो टोटल कितना आ जाएगा 200। ऐसे ही वाटर की भी निकालनी है, मान लो C डैश, जो कि आ जाएगी मास ऑफ वाटर जो कि नहीं पता, लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है 1। मेरे को इन इस C को और इस C को क्या करना है, इक्वल। अरे यही तो मैंने बोला इसकी डेफिनेशन में कि हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल और वाटर की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसकी तो मैंने अभी अभी निकाल ली, कितनी है 200, और इधर की मैंने अभी निकाली है मास ऑफ वाटर, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो आ गया आंसर। मतलब अगर तुम 200 केजी देख रहे हो कितना सारा वाटर लेना पड़ेगा। 200 केजी वाटर लोगे, अगर तुम 200 किलो वाटर लो, उधर 1 किलो वाटर कॉपर था, यहाँ पे अगर तुम 200 किलो वाटर लोगे, उसकी हीट कैपेसिटी सेम होगी जितनी इस कॉपर की। अब समझे डेफिनेशन, इस 200 केजी वाटर की हीट कैपेसिटी सेम होगी, मतलब इसको सेम हीट देनी पड़ेगी जितनी कॉपर को देनी पड़ेगी, कॉपर के 1 kg को देनी पड़ेगी। समझे। तो ये हमारे पास है, इसका फॉर्मूला निकाल ले, बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो इसको मैं एग्जांपल को रब करने वाला हूँ क्योंकि अपने पे स्पेस थोड़ा कम है। एग्जाम्पल हमारे लिए नोट कर लेना इस एग्जाम्पल को, है ना, नोट कर लेना। मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकालने वाला हूँ जो कि हमारे पास आएगा कुछ ऐसे। फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं, खुद से भी निकाल सकते हैं। तो दो हीट कैपेसिटी बस इक्वल इक्वल लिख दो, बन गया फॉर्मूला। एक एक तरफ मेरे पास कोई मटेरियल है अननोन, जिसको हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं एम ऑफ सब्सटेंस और स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। दूसरी तरफ वाटर है, वाटर का मास पता नहीं लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट है SW। तो दोनों को इक्वल रख दो, MS इंटू एस एस इक्वल टू MW इंटू SW। यहां से हमें निकालना क्या है, MW, जो कि आ जाएगी MS SS अपॉन SW।
आंसर आ गया। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो क्या होती है, 1, तो अपन अपोन में 1 भी लिख दो, लेकिन 1 ऐसे ही मत चिपका देना। अबे कहीं कहीं गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, नीचे हम 1 रट के जाते हैं तो 1 में ही लिख के आ जाते हैं। अबे जूल में आ गया तो, अगर तुम्हें ऊपर सब्सटेंस की जूल में दी होगी तो इसलिए ध्यान रखना, एस डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है कि 1 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन 4.2 जूल्स भी होती है। समझ पा रहे हो बात को? कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे? हाँ, ग्राम लिखना चाहिए मुझे, यहाँ ग्राम लिखना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत कर देना तुमसे नहीं एक्सपेक्टेशन है गड़बड़ की। जैसे ही हम एंड में पहुंचने लगे हैं लेक्चर के, तो हमारे बैकग्राउंड की नॉइजेस भी कम हो चुकी हैं एज एक्सपेक्टेड, बट हम नहीं रुके, है ना, हम नहीं रुके। तो इन दोनों को हमें करना था इक्वल। तो ऐसे ही तुम भी मत रुकना, ठीक है? जब तुम लेक्चर देख रहे हो तो 1 गो में देखो और मजे लो लेक्चर के। आगे चलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल लेते हैं, जो कि है एक, मान लो हमारे पास एक कंटेनर दे रखा है, एक कंटेनर दे रखा है, जिस कंटेनर का तुम्हें वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, इसमें थोड़ा वाटर भी, कोई लिक्विड फिल है ना? इस लिक्विड का तुम्हें दे रखा है मास अंदर का 250 ग्राम, 250 ग्राम। इसका वाटर इक्विवेलेंट तुम्हें दे रखा, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, इक्विवेलेंट दे रखा है 50 ग्राम। मतलब तुम खुद से इसको, ये तो मैंने तुम्हें कोड दे दिया, इसको डी कोड करो। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ दो, दिमाग खराब करना इस पे, इसे डी कोड करो। इसमें से मेरे को बताओ कि स्पेसिफिक हीट ऑफ इस सब्सटेंस की क्या होगी, ये कंटेनर की स्पेसिफिक हीट क्या होगी? डी कोड दिस। मतलब तुम्हें क्या निकालनी है? स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर। बता सकते हो क्या? बताना, खुद से सोच के बताना। बहुत इजी, बहुत इजी। अगर निकाल लिया ना तो अपने आप को ऐसे करना। तो टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 10 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक। ये तो तुम्हें डी कोड तो खुद करना है। और आगे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि, अच्छा मैं इसको टेम्परेचर इतना चेंज करना, तो बताओ हीट कितनी होगी? चेंज इन हीट बताओ, फाइंड चेंज इन हीट, फाइंड रिक्वायर्ड हीट, फाइंड रिक्वायर्ड हीट। अरे हीट तो हम निकाल लेंगे ना, एक बार हमारे पास ये डी कोड हो गया तो हीट तो निकाल लेंगे। हीट किस किस को देनी पड़ेगी? हीट एक तो हमें देनी पड़ेगी कंटेनर को और एक वाटर को। यहाँ पे आ जाएगा MSW डेल्टा टी, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम, अभी बताते हैं तुम्हें। एम कंटेनर, एस कंटेनर, और डेल्टा टी, डेल्टा टी दोनों का सेम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? MW की जगह मैं लिख सकता हूँ। वैसे तो मैं आंसर ही बताने वाला हूँ तुम्हारी डी कोडिंग का, मैं यही छोड़ता हूँ, ऐसा छोड़ता हूँ। ये हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है, ये भी हीट कैपेसिटी होती है, निकाल लेना हीट कैपेसिटी, ऊपर से निकाल सकते हो। एक बार ट्राई करेंगे, डी कोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला एक और बार लिखना मुझे, लिख देते हैं। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मास ऑफ वाटर, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। 1 मत रट के चले जाना, समझ गए बात को? 1 मत रट के चले जाना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे पास होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर 4.2 जूल्स अपॉन ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, फिर केजी में भी कर सकते हैं जो कि हमें पता है। इसको मैं 4.2 ढंग का बना देता हूँ ना, इसको करेंगे 4.2 जूल्स। मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा, है ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात, मजा आ गया। मेरे को जहां तक उम्मीद है ना बेटा, हम दूसरे पड़ाव पे पहुंचने लगे हैं, इतनी जल्दी हमने देखो कितना सारा कर लिया। एग्जाम्पल तो हम पहले ही निपटा चुके हैं। इतने शीट कहाँ से छूटे? हाँ, ये हम कुछ नहीं करने वाले हैं इस पे, ठीक है? एग्जाम्पल हम पहले ही कर चुके हैं, जो तुम्हारे लिए दिमाग खराब करने के लिए दिया है। पहुंच गए दूसरे पार्ट पे, अब चैप्टर के एंड तक आ गए हम, पता है तुम्हें। हाँ, मैं इसमें एग्जाम्पल ज्यादा नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है?
एग्जाम्पल मैं कराने वाला हूँ, अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसको मैं कॉन्सेप्ट वीडियो रखता हूँ, मतलब काइंड ऑफ ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रखते हैं। फेज चेंज हमारे पास होने वाला है। फेज चेंज क्या होगा कि अब मैं हीट दूंगा एक सब्सटेंस को तो उसका फेज चेंज होने वाला है, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। अब क्या चेंज होगा, फेज चेंज होगा। फेज चेंज होने का मतलब है सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में। इस प्रोसेस को पता क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। मैं यहाँ दूसरा कलर यूज करता हूँ। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। और तुम्हें पता है लिक्विड अगर चेंज हो गैस में तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड अगर गैस में चेंज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, बात समझे। तो ये दो प्रोसेसेस को हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये हीट गई कहाँ, अरे हीट दी तो मैं कह रहा हूं टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, नो टेम्परेचर चेंज, तो हीट कहाँ गई। अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था वो जो बॉन्ड्स थे ना उन्हें ब्रेक करने में गई होगी पक्का हीट। समझ पा रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या, थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा मैं, थोड़ा दिमाग करते हैं खराब अपना। मान लो एक सब्सटेंस है, उसमें दो मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में स्प्रिंग जैसा कोई बॉन्ड है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, इसे हम कहते हैं, ये क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस, सेम सेम पार्टिकल्स जो अपने साथ फोर्स लगाते हैं उन्हें कोहेसिव कहते हैं। एक एडिसिव फोर्स भी होता है, जो अलग अलग पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, उसे एडिसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंक गिर दी अपने यहाँ पे, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें ये चीज, सरफेस टेंशन वगैरह जब पढ़ाऊंगा ना तब जरूर पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मान लो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होने वाला वो कैसा है, कोहेसिव फोर्स। इसी कोहेसिव फोर्स को ब्रेक करने में या लूज करने में जो हीट यूज होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट दो तरह की हो सकती है। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो सॉलिड से लिक्विड में, यहां बॉन्ड टूटते नहीं है, लूज होते हैं। यहां पे जब लिक्विड से गैस में होगा वेपराइजेशन, तब हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो वो गैस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिखवाना चाहूंगा, है ना, आर्टिफिशियल काम है लेकिन फिर भी लिखेंगे। तो ये होगा अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू, अच्छा इसका सिंबल लिख लो एलएफ। अमाउंट ऑफ हीट टू गिवन टू अ सॉलिड, सॉलिड को देनी है ताकि वो लिक्विड बने, सॉलिड, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट इट इनटू, इट इनटू लिक्विड, टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे वाटर की बात करें तो हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग बात करेंगे ना मेल्टिंग पॉइंट की। फॉर्मूला लिखना चाहूं तो एलएफ का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन में मास, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ चेंज नहीं होता, टेम्परेचर वाला फैक्टर नहीं आया। एक ही फॉर्मूला, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, MLF, जैसे उसे याद कराया था ना वैसे ये याद रखेंगे हम फॉर्मूला। तो तुम ऐसे भी तो कह सकते हो सर फिर तो इस हिसाब से एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होगी। यूनिट लिखना चाहूं तो क्या आएगी, कैलोरी पर ग्राम और जूल पर केजी। इसकी जूल पर केजी ज्यादा यूज होने वाली है तो मैं इसको जूल पर केजी में ज्यादा लिखूंगा, जूल पर केजी, हाँ। तो बात समझ आ गई होगी है ना, आगे चलते हैं। अब मैं डायमेंशन लिखना चाहूं तो डायमेंशन इसके दिख रहे हैं बेटा, मास तो गया L² T - 2, दिस इज द डायमेंशन। ऐसे ही मैं लिखना चाहूंगा, अभी मैं वाटर वगैरह 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 चीजों की लिखवाता हूँ। इसकी भी सेम डेफिनेशन होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ लिखे ना, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सॉलिड पर यूनिट मास टू कन्वर्ट इट इनटू, इस बार कितना आएगा, इस बार सॉलिड को ना देके किसको देंगे, हम हीट देंगे लिक्विड को और वो कन्वर्ट किस में होगी, गैस में होगी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिखवाने वाला हूं जो कि हमारे पास होगा LV, इसको डिनोट करेंगे LV से, और LV किसके इक्वल होगा, डेल्टा Q अपॉन M। और मैं ऐसे तो याद रखने के लिए कह नहीं रहा, तो मैं ऐसे याद रखने के लिए कह रहा हूं, जो कि हमें याद रखना पड़ेगा किसी भी हालत में। बेटा अपना चैप्टर खत्म हो गया, इसी फॉर्मूला के साथ चैप्टर एंड, दैट्स इट। ऐसे ही, अब ठीक, तो ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। बाकी तो न्यूमेरिकल्स इन फॉर्मूलाज पे, अब मैं कह रहा
वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूला सारे रिपीट कर लो, तब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट्स लिखवाने वाला हूं तुम्हें, इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में दिखा है ना कि रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज एट एनी कॉस्ट, तो ये होना चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे तुम्हें ये याद रहने चाहिए। चलो और लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहली, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है वाटर के लिए? हम सारे किसके बारे में बात करने वाले हैं? वाटर की। और याद रखनी है, वाटर की याद रखनी पड़ेगी, कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी, 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। या हम इसे लिख सकते हैं 80 किलो कैलोरीज पर केजी, ठीक है। जूल में नहीं यूज करेंगे चीजें। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें याद रखनी पड़ेगी 540 कैलोरीज पर ग्राम, या फिर 540 किलो कैलोरीज पर केजी। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये तो हम वाटर की बात कर रहे हैं। क्या तुम मेरे को बता सकते हो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? सारा एक साथ ही लिख दूंगा मैं, हाँ। इस बार मैं फॉर्मूलाज को हाईलाइट ना करके हेडिंग को हाईलाइट करूंगा, मतलब होना चाहिए किसी भी हालत में। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 किलो कैलोरी केजी डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी लिख सकते हो, हाँ। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होती है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम क्या होती है? दोनों सेम होने वाली है, 0.5 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या 0.5 किलो सॉरी कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। तुम इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जूल में जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसे याद करो, किसी हालत में याद करो फॉर्मूला। हमने चैप्टर निपटा लिया, बढ़िया चैप्टर निपटाया, एकदम समझ आई है सारी बातें। और हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एचसी वर्मा से, तो और पक्का हो जाएगा ये तो। आगे एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि एक ही एग्जांपल करेंगे और हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, देखिए। तो हाँ, दो एग्जांपल करने हैं, फटाफट इसको निपटाते हैं। आ जाओ। पहला एग्जांपल दे रखा है कि, अच्छा एग्जांपल है, एक आइस क्यूब है, पड़ी हुई है यहाँ पे, और नीचे मैंने एक गीजर लगा रखा है। गीजर जो है वो कांस्टेंट हीट यहाँ पे देता जा रहा है। कितनी हीट दे रहा है? ये दे रहा है 10 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी पर सेकेंड। इतनी हीट देता जा रहा है, 10 किलो कैलोरी पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतनी देता जा रहा है। यहाँ पे आइस पड़ी हुई है एट -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। तो तुम मुझे बताओ, क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइंड पहला क्वेश्चन, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस आइस कन्वर्ट दिस आइस इंटू 2 kg स्टीम, इंटू 2 kg। अरे, हम हीट देते जा रहे हैं तो पक्का स्टीम भी बनेगी वो। 2 kg स्टीम। अच्छा, इसका मास दे रखा है 2 kg, 2 kg स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस, एट 150 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड टोटल टाइम टेकन, फाइंड टोटल टाइम टेकन। और भी क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ। तीसरा, ड्रॉ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वर्सेस टाइम ग्राफ, यह हमें ड्रॉ करना। और भी क्वेश्चन है तो लेट अस सी। नहीं, इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है तो ये हमारे पास। आ जाओ करते हैं इसे। सबसे, अरे ये क्या हुआ? और भी थे क्या एग्जांपल? नहीं। चलो आ जाओ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे गिवन है कि सबसे पहले हमारे पास आइस होगी, कितने पे? -20 डिग्री सेल्सियस पे, समझ गए? वो कन्वर्ट होगी पक्का आइस पे ही, वो आइस ही बनेगी, लेकिन कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुई या फेज चेंज हुआ? यहाँ तो सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ या फेज चेंज हुआ? यहाँ तो सर टेम्परेचर चेंज हुआ, अभी थोड़ी फेज चेंज हुआ, आइस से आइस ही तो बनी। तो इसका मतलब वहां पे फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा MS डेल्टा टी। नहीं समझे? समझ गए, आ जाओ।
आगे चलते हैं, दोबारा ग्रीन कलर। अब ये आइस किस में कन्वर्ट होगी, ये कन्वर्ट होगी वाटर में। कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे ही। लेकिन अब स्टेट चेंज हुई या फेज चेंज हुआ, इस बार फेज चेंज हुआ। तो लिखो यहां पे इस बार क्या हुआ, फेज चेंज। अरे हाँ, इस बार फेज चेंज हुआ, तो फॉर्मूला आएगा MLF, फ्यूजन हुई, फ्यूजन। इस बार क्या हुई है, फ्यूजन हुई। आगे फिर से हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेप। इसके बाद मतलब क्या होगा हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है, अब ये वाटर कन्वर्ट होगा दोबारा वाटर में, लेकिन कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे। क्या इस 100 डिग्री में इसका फेस चेंज हुआ या टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज। तो ये हो जाएगा MS∆T। ये MS∆T है क्या, ये तो हमें हीट देनी पड़ रही है। ये सारी जो हम लिखते जा रहे हैं क्या है, हीट। फिर से वाटर किस में कन्वर्ट होगा, इस बार स्टीम में। कितने डिग्री पे, ये होगी 100 डिग्री पे ही किस में बनेगा, स्टीम में। तो अब स्टेट चेंज हुई है, टेम्परेचर स्टेट, तो इसका मतलब MLV। आगे चलते हैं। अब ये स्टीम जो 100 डिग्री पे पड़ी है, स्टीम कितने पे बनेगी, ये बनेगी 150 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन इस बार क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर। देखो यहां तक बात समझ आई तो डाइजेस्ट करो, रोको। ये सॉल्यूशन है, ठीक है, एग्जांपल नहीं, सॉल्यूशन। बाकी वैल्यूज तो हमें ये क्या लिख रहे हैं, तो वैल्यूज तो तुम्हें सारी पता ही है, इंसर्ट करो और इसका आंसर बताओ। ये सॉल्यूशन करो, मतलब इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ हमें, देखते हैं किसका आंसर आता है। मैं तो ऐसे लिखूंगा, टोटल हीट इज इक्वल टू, सबसे पहला फॉर्मूला MS∆T, फिर आएगा MLF, फिर आएगा MS∆T प्लस MLV प्लस में MS∆T। यहाँ पे डेल्टा टी कितना आएगा, 20। यहाँ पे डेल्टा टी, यहाँ पे MLF एस ऑफ आइस कितना आएगा, क्या कर रहे हैं हम, एस ऑफ आइस कितना आएगा, 0.5। यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज कितना आएगा, 20। LF कितना होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अभी अभी बताया था। देखो पूरी शीट तुम्हें बताइए, ये आएगी 80 कैलोरीज, किलो कैलोरीज, जो भी तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। इन दोनों में क्या चेंज हुआ, इन दोनों में टेम्परेचर चेंज। तो मास तो सेम ही रहेगा, हमें मास से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 1। और डेल्टा टी कितना आएगा, 10। यहाँ आ जाओ, यहाँ के लिए क्या होगा, एलवी बताई थी 540। फिर डेल्टा टी कितना आएगा यहाँ पे, 50। अरे खत्म हो गया क्वेश्चन, वैल्यू डालो तो खत्म। एम तो सब में से कॉमन ले लोगे, बाकी वैल्यू डालो, खत्म हो गया क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझे बात को। दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट में यही करने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम कैसे निकालें, टाइम 1 सेकंड में कितनी हीट दे। अच्छा इसका मैं आंसर बता देता हूँ तुम्हें, आंसर मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, 1515। मैं आंसर बता देता हूँ, ये आएगा 1510 किलो कैलोरीज, किलो कैलोरी। इतनी हीट देनी पड़ेगी, तुम इसको कैलकुलेट करके देखना, मैच करना, क्या तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है। हो रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा होगा तो इसको दोबारा कैलकुलेट करके देखना, फिर भी नहीं हो रहा होगा तो पूछो, ठीक है। टाइम कैसे निकालें, टोटल हीट कितनी देनी पड़ेगी, 10 कितना लिखा, 1510 कैलोरीज। लेकिन 1 सेकंड में कितनी हीट मिल रही है, 10 किलो कैलोरीज। तो कितना टाइम लगेगा 1 सेकंड में, तो किलो कैलोरीज से किलो कैलोरीज गया, एक जीरो से एक जीरो गई, तो मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है 151 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा हमारे को, इतना टाइम लगेगा किसमें, इतना टाइम किसमें लगेगा, इतना टाइम हमारे पास लगेगा टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस। बस अब अपना काम क्या रह गया, थर्ड हमारे को काम दिया था कि इसका टाइम के साथ ग्राफ बना दे। अगर हम टाइम के साथ ग्राफ बना दें इसका, तो अपना काम हो जाएगा, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाना। टेम्परेचर और इसका ग्राफ बनाना है। टोटल कितना टेम्परेचर करना है, 150। फिर हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा 100 पे, और जीरो तो अपना है ही है, टी ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस में।
टाइम भी यहाँ पे एक्सिस हमें लेनी पड़ेंगी, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा -20 से, -20 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ग्राफ कैसे आने वाला है, सबसे पहले ग्राफ हमारे पास आने वाला है ऐसा स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ आने वाला है। क्यों ऐसा आया ग्राफ, क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टाइम इधर बढ़ेगा, टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा, तो हमारे पास ग्राफ ऐसा आने वाला है। पक्का समझे। हाँ, उसके बाद ग्राफ कैसा रहेगा, ये कौन सी सिचुएशन है अभी, ये कोई सिचुएशन नहीं, अभी आई सी है। उसके बाद यहाँ पे पता क्या होगा, यहाँ पे जो मैं ये ग्राफ बनाने वाला, यहाँ कुछ टाइम आएगा, अभी नहीं पता टाइम है ना, इसको कोई और कलर लेते हैं। ये हमारे पास एक सिचुएशन आ गई, अरे अरे अरे, एक सिचुएशन हमारे पास ये आ गई है। ये कौन सी सिचुएशन है, ये 0 डिग्री पे, इसका मतलब 0 डिग्री पे तो आइस और वाटर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, ये मतलब है इसका। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गए हम, 0 डिग्री वाटर पे, यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री वाटर। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री वाटर में, तो टाइम के साथ इंक्रीज होगा, टाइम के साथ इंक्रीज मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, टाइम ऐसे बढ़ रहा है और ये वाला ऐसे बढ़ाना है, तो दोनों को बढ़ाओ एक साथ तो ऐसे जाएगा, समझ पा रहे, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमारे पास आ गया, कहाँ तक आएगा, 100 तक आएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तक, और ये टाइम इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, जो कि अभी हमें नहीं पता। समझ पा रहे हैं बात को, अभी हमें नहीं पता। हाँ, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, फिर से इस 100 डिग्री पे क्या हुआ, फिर से यहाँ पे कांस्टेंट हुआ ग्राफ। अब क्यों कांस्टेंट हो गया यार, ये कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, वाटर और स्टीम एक साथ। इस 100 डिग्री पे क्या होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे भी कुछ टाइम आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी फिर से क्या चेंज होने वाला है, टेम्परेचर चेंज होने वाला है, तो बन गया ग्राफ। बस अगर मुझे टाइम पता लग जाए ना तो अपना काम हो गया। अगर मुझे टाइम पता लग जाए तो मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीज पे। यहाँ पे पड़ी हुई है आइस, यहाँ पे आइस वाटर एक साथ, वाटर, और यहाँ पे स्टीम। ग्राफ बन गया बढ़िया। अब बस ये देख लेते हैं कि किसके साथ कितना होने वाला। तो पहले कितनी हीट देनी पड़ी, सबसे पहले आइस को आइस में कन्वर्ट करना था, तो MS∆T। एम दिया हुआ था मेरे ख्याल से 2 kg, लेट मी सी, 2 kg ही दिया हुआ। हाँ, 2 kg ही दिया हुआ, तो 2 kg दिया हुआ, मतलब पहले कितनी हीट देनी पड़ी हमें, ये हो जाएगी 2 × स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5। तो अल्टीमेटली मेरे को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर का चेंज आया 20, तो इसको करो कैलकुलेट, हो जाएगा 40, और 40 के बाद हमारे पास आ जाएगा 20, तो ये बन गया 20। और ठीक तो है, हाँ 20। अच्छा एक बात बताओ, 20 हीट देनी पड़ेगी, 1 सेकंड में कितनी मिल रही थी, 1 सेकंड में कितनी हीट दे रहा है गीजर, 10, और मेरे को चाहिए कितनी, 20, ये वही है किलो कैलोरी। इतनी हीट चाहिए, कितने टाइम में मिलेगी, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, तो ये पक्का आएगा 2। आगे चलते हैं, ये कितने में आएगी, इसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा अगला ΔQ, जो कि आएगा MLF। 2 kg इंटू में LF कितना आ जाएगा, 80, कितना हो जाएगा, 160 किलो कैलोरी। तो अब कितना आएगा टाइम, 160 के लिए, मेरे ख्याल से 160 के लिए आ जाएगा अपना, सिर्फ 160 के लिए निकालूं या पहले वाला भी, सिर्फ 160 के लिए निकालें या वो पहले वाली हीट भी प्लस करें इसमें, सोचते हैं। सबसे पहले इसके लिए कितना टाइम आ जाएगा, अच्छा ये सोचो, ये 16 के लिए कितना आ जाएगा, 1 सेकंड दो मुझे, इसके लिए कितना आ जाएगा 160 के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 सेकंड में कितनी दे रहा है, 1 सेकंड में कितनी दे रहा है, 1 सेकंड में दे रहा था 10, तो 160 कितनी में दे देगा, 16 सेकंड में। तो मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होने वाला है ये होगा 16, तो पूरा ओरिजिन से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 18। नहीं समझे, अरे 2 से तक, 2, उतनी हीट दे दी पहले इसने 20, फालतू कितनी दी
160 कितने टाइम में? 16 सेकंड्स में। तो आगे चले जाओ 16, तो टोटल तो 18 होगा। हाँ, ऐसे ही आगे चलो, अगला निकालते हैं डेल्टा क्यू। अगला डेल्टा क्यू हमारे पास है एम एस डेल्टा टी, और 10 है इसका। 2 × 1 × 10 जो कि आ जाएगी 20। 20 तो बहुत कम है। 20 का मतलब फिर से 2 प्लस कर दो तो 20 पे पहुंच गए। आगे चलते हैं, फिर से डेल्टा क्यू निकालो। डेल्टा क्यू निकाला इस बार तो एम एल वी जो कि आ जाएगा 540 × 2, 1080। 1080 कितने टाइम में दे देगा ये? 1080 दे देगा 1 सेकंड में 10 है, तो ये इसको लगेंगे 108 सेकेंड्स। कितने लगेंगे? इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 108 का। तो मतलब ये टोटल बन जाने वाला है, कोई गड़बड़ करी है क्या हमने? 540 और 1080 ठीक तो है। 540 × 2, 1080। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें तो नहीं कुछ गड़बड़ किया हमने। डेल्टा क्यू हमने लिखा था मास इंटू दिस। ओ, मेरी मिस्टेक है यहाँ पे, मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस लेना चाहिए था। यहाँ पे गलती हुई है बेटा। यहाँ 100 डिग्री लेना चाहिए था, ये होना चाहिए था 200, है ना। यहाँ पे 100 डिग्री जगह मैंने 10 डिग्री ले लिया मिस्टेकनली। तो ये 200 हो गया, 200 का मतलब 20 पे, तो ये 38 आना चाहिए। ये 38 आना चाहिए। ये 38 मतलब ये 108 सेकेंड्स इसको सही लग रहे थे। 108 सेकेंड्स, तो 108 प्लस करोगे इसमें तो 146, यही होता ना। हाँ, 146 सेकेंड्स। उसके बाद ये लास्ट कितना टाइम लगेगा, इसको लास्ट वाला भी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा क्यू आ जाएगा एम एल वी, सॉरी एम एल वी तो निकाल लिए। लास्ट हमारे पास होगा एम एस डेल्टा टी दोबारा। इस बार टेम्परेचर में चेंज आएगा 50 का। मास कितना है? 2, ये आएगा 0.5, और ये हमारे पास आएगा 50। तो इसको करके देखो, 2 × 5/10 × 50 जो कि बन जाएगा 50। 50 का मतलब होता है 5 सेकेंड, 5 इसमें प्लस कर दो तो 151। एंड दिस इज द ग्राफ। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद अपन ने ग्राफ बनाया, और बढ़िया ग्राफ बनाया। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा ग्राफ को, ताकि बढ़िया से हमें दिखे, है ना। बढ़िया से हमें दिखे ग्राफ, बढ़िया से दिखे हमें ग्राफ। हाँ, अब ठीक है, दिख रहा है ना बढ़िया ग्राफ। तो ये हमारे पास फाइनल ग्राफ आ चुका है, जिसको हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, और हम इसको ध्यान से देखेंगे। इससे बहुत सारे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पता तुमसे स्लोप ही पूछ लें इसका, ग्राफ का। स्लोप भी निकाल के दिखाता हूँ अभी मैं तुम्हें, देखो। अब ठीक, अब बढ़िया लग रहा है ग्राफ। इसका स्लोप निकाल के दिखाते हैं तुम्हें। मान लो उन्होंने स्लोप ही पूछ लिया कहीं, फंस जाएंगे फिर तो, लेकिन हम तो नहीं फंसने देंगे। इस लाइन का स्लोप बताओ। ये थीटा दिख रहा है, तो मैं वाटर के नीचे बना रहा हूँ, ये थीटा लिखो। तो यहाँ टेन थीटा लिख सकते हो क्या? हाँ, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे को दिख रही है 100, और बेस मेरे को दिख रही है 20। तो निकल गया, इसका आंसर है 5। तो थीटा कितना आ जाएगा? tan−5। लो बता दी मैंने स्लोप। अब क्या तुम इसका भी स्लोप बता सकते हो कि स्टीम वाली कर्व का? स्टीम वाली का भी निकाल देते हैं। टेन थीटा क्या होगा इसके लिए? टेन थीटा नहीं, टेन अल्फा मान लो। टेन अल्फा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टेन अल्फा आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितनी है इसमें? 50, अपॉन बेस कितनी है? 5। तो मेरे ख्याल से 10। इस वाली का स्लोप निकाल सकते हो, ये जो नीचे कर्व बनी हुई है, इनका काम, ये काम तुम्हारा है, ये बीटा निकालना है।
ये अल्फा है, बीटा निकालना है तुम्हारा काम है। देखो नीचे लिखा हुआ बीटा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ पर्पल से, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, और ये तुम्हारा वर्क होगा बीटा निकालना। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और देने वाला हूँ, उसको सोचना, और ये मैं जब भी एग्जांपल्स वाली वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया है, 2 kg 2 kg आइस ली है एट -20 डिग्री सेल्सियस, और मिक्स किया है, मिक्स्ड विद 1 kg स्टीम एट 140 डिग्री सेल्सियस। फाइंड फाइनल टेम्परेचर। अभी तक हम क्या क्या कर रहे थे, अभी तक हम तो सिर्फ लिक्विड लिक्विड को मिक्स कर रहे थे, अब मैंने लिक्विड में स्टीम मिक्स कर दी, तो क्या होगा, फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। थोड़ा सा मैं इसका हिंट दे के जाऊंगा यहाँ पे, ऐसे परेशान नहीं छोड़ के जाऊंगा, तभी परेशान नहीं करना मुझे तुम्हें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि अगर मुझे इस स्टीम एट 140 डिग्री सेल्सियस इसको चेंज करना है किस में, आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम बताओ। अगर मेरे को ये करना तो क्या करना, और 1 kg है ये 1 kg है, तो ये भी 1 kg ही रहेगा। बता सकते हो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बता सकते हैं। अभी अभी हमने इतना सारा किया, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी निकाल लेते हैं। सब ओरली करूंगा, ध्यान रखना। मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इंटू में डेल्टा टी, कहां से कहां तक जाना है, 140 से 100 तक, इस बार रिवर्स प्रोसेस, प्लस मास इंटू में एल वी, वाटर को किस में स्टीम को किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में, प्लस एम एस डब्ल्यू डेल्टा टी। ये क्या करा, टेम्परेचर चेंज किया वाटर का 100 से 0, प्लस 0 से आइस पे जाना है, तो ये हो जाएगा मास इंटू एल एफ, प्लस अब आइस बन गई, आइस बनाने के बाद मुझे आइस पे भी जाना है 20 डिग्री सेल्सियस पे, जो हो जाएगा एम एस आइस डेल्टा टी। बस डाल दो वैल्यू, आ गया अपना आंसर। वैल्यूज तुम इसमें डाल सकते हो, ये आ जाएगा 540 किलो कैलोरीज, करके देख सकते हो, 750 सॉरी, ये मैं आंसर पहले से कैलकुलेट कर चुका हूं, ठीक है, तुम कर सकते हो 750 किलो कैलोरीज। आई होप कि ये चीजें हम कर सकते हैं, अभी अभी मैंने सिखाई भी हैं तुम्हें, इसको करके देखो। आगे चलते हैं। ये मेरे पास हीट तो निकल गई, लेकिन ये क्या निकली, इसका मतलब है 1 kg स्टीम स्टीम एट 140 डिग्री सेल्सियस, प्लस इसमें हीट कितनी डाल दो, 750 किलो कैलोरीज हीट डाल दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में लिखते हो वैसा ही है, ये कन्वर्ट हो जाएगी 1 kg आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस में। बात समझ गए, हाँ। आगे चलते, अब क्या करना हमें, अब हमें मिक्स क्या करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना था, 2 kg आइस एट 2 kg आइस एट कितने पे पड़ी हुई थी वो, ये कितने -20 पे, प्लस 1 kg स्टीम थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मिक्स करना है एट कितना है 140 डिग्री सेल्सियस। क्या करें, क्या मैं स्टीम को ऐसे लिख सकता, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़े अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ, शायद ऐसा तरीका ना मिले तुम्हें। 20 डिग्री से क्या इस 1 kg स्टीम एट 140 kg को ऊपर से मैं लिख सकता हूँ 1 kg आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस -750 किलो कैलोरीज, देखना ऊपर से ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, ऊपर से देखो, अभी मैंने तुम्हें कुछ मिस्टेक की मैंने यहाँ पे, मेरे ख्याल से कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, नहीं हमने कोई गड़बड़ नहीं की इसमें। मेरे ख्याल से इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये हमारे पास पहुंचे, किलो कैलोरीज लिखनी चाहिए मुझे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
अगर मैं आगे चलूँ तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 3 kg आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 kg आइस, सॉरी 1 kg तो इसमें ऐड ही कर लिया हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा -750 kcal। अब क्या मैं फाइनल बता सकता हूँ कंपोजिशन क्या होगी? अब तुम कहोगे तो फाइनल कंपोजिशन आ तो गई सर, ये आ गई हमारे पास 3 kg आइस। यहां पे ना मैं बता रहा हूं तुम्हें कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग लेफ्ट फॉर यू, फॉर यू। तो यहां पे तुम्हें बताना है कि फाइनल कंपोजिशन क्या होगी, क्या ये आइस में ही कन्वर्ट होगा या ये 750 का भी कुछ काम होगा, ये 750 क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ भी, वो सारी चीजें तुम्हें फाइंड आउट करनी। मैंने आधे से मतलब ऐसे समझ लो 70% काम तो तुम्हारा कर दिया, 70% काम कर दिया, बाकी का काम जो बचा प्रॉब्लम वीडियोस बनाएंगे उसमें करेंगे। तो फाइनली हमारा चैप्टर हो गया फिनिश, तो लेट अस से स्वाहा, हो गया हमारा। तो आई होप कि हमें लेक्चर समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं कराने वाला हूँ केटीजी और उसमें भी ऐसे कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। सो तब तक के लिए बाय।